आज हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अरस्तू के बारे में समझेंगे कि अरस्तू ने किस प्रकार के अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था और साथ ही साथ वहाँ की जो एक विधि व्यवस्था थी उस प्रकार को किस प्रकार से इन्होंने वो एकीकृत किया और भी जो प्लेटो ने जो व्यवस्थाएं दी थी उनको में किस प्रकार का संशोधन किया, इस बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे। जैसा कि जानते हो कि जो अरस्तु थे वो एक प्रकार से देखा जाए तो एक विकसित मतलब एक परिवार में पैदा हुए थे। तो उनके जो विचार थे वो एक उच्च विचार और एक व्यवहारिक विचार थे जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था में कई सारे ऐसे प्रणालियों को मतलब कि अंगीकृत किया जिस जो कि प्लेटो में नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन वो प्लेटो से प्रभावित था। काफी विचार ऐसे हैं जो प्लेटो से मिलते हैं, हालांकि सभी विचार प्लेटो से नहीं मिलते हैं। जैसे प्लेटो से एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ व्यवहारिक बातें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। इसी में आप ज्ञान से संबंधित सद्गुण जैसी बातें, विवेक से संबंधित प्लेटो की बातें हैं वो अरस्तु में देखने को मिल जाती हैं। तो अरस्तु के जो विचार थे वो मध्यम मार्गी विचार थे। उन्होंने प्लेटो के विचारों को लिया, लेकिन अपने विचारों को उन्होंने जिस प्रकार से क्रिएट किया है, जिस प्रकार से उन्होंने क्रिएटिव किया है, तो उसमें उनके विचार काफी प्रासंगिक जो अपनी एक मतलब वो वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारे संविधानों का उन्होंने लगभग व्याख्यान किया था, 158 संविधानों का अध्ययन किया। तो इस प्रकार के तो संविधान के जनक माने जाते, पॉलिटी के जनक माने जाते हैं। तो अरस्तु वैसे तो जैविक व्यक्ति थे, क्योंकि वो बायोलॉजिकल के भी जानकार थे, साथ ही साथ वो पॉलिटिकल के भी जानकार थे। तो उनके जो विचार रहे हैं वो काफी विचार उनके एक मनगढ़ंत तरीके से नहीं रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अलग से अपनी विधि व्यवस्था दी है, ठीक है, संविधान के बारे में उन्होंने अलग से व्यवस्थाएं दी हैं, पारिवारिक सामाजिक जीवन के संदर्भ में उन्होंने अपनी अलग विशेषताएं दी हैं। तो इनके बारे में एक एक डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि जब अरस्तु थे तो उस समय वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है, क्योंकि अरस्तु प्लेटो में एक दूसरे के समकालीन ही थे, क्योंकि अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। तो प्लेटो से प्रभावित कुछ इनके नैतिक नियम देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन एवं सार्वजनिक जीवन के लिए इन्होंने कुछ ऐसे प्रमुख तत्वों को बोला, यानी प्रमुख ऐसे नियम कानून एवं समाधान जैसी परियोजनाएं या समाधान जैसे सॉल्यूशनों को उन्होंने निकालने का प्रयास किया, जिसमें आप देख सकते हो परिवार के बारे में उन्होंने अलग से जानकारी दी है कि परिवार कैसा होना चाहिए, राज्य के विषय में इन्होंने अलग से जानकारी दी है, ओके, परिवार राज साथ ही साथ दास के विषय में जानकारी दी है। तो ये चीजें जो इन्होंने इनसे जो प्रभावित रहे हैं तो इनकी वजह इनका मुख्य कारण ये है कि वहां का जो प्रणाली थी, यानी कि वहाँ की जो समाजिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, क्योंकि वहाँ पर दास प्रथा ऑलरेडी थी, दास प्रथाएं थी, ठीक है। साथ ही साथ वहाँ की जो राजनीतिक प्रणाली थी वो एक लोकतांत्रिक प्रणाली थी। वो भले ही लोकतांत्रिक पूर्ण रूप से ना हो, गणतंत्र अवस्था में हो सकती है, लेकिन इनकी जो व्यवस्थाएं रही कहीं ना कहीं इन चीजों से प्रभावित रही। वहाँ का समाज ही इस प्रकार का था, क्योंकि समाज देखा जाए तो कई वर्गों में भी विभाजित था, जिसमें कुलीन है, मध्यम है और उसी में आप देख सकते हो दास है। तो ये उन्होंने उसी के आधार पर उन्होंने अपनी व्यवस्था को भी प्रासंगिक किया और निरंतर प्रयास किया बताने की किस प्रकार का समाज होना चाहिए, क्योंकि समाज में वहां पर विषमता थी। विषमता क्यों थी, क्योंकि वहां पर देखा जाए तो ऑलरेडी जो राज्य थे वो छोटे छोटे पार्टों में विभाजित थे। राज्य कोई एक बड़ा राज्य नहीं था, इस प्रकार के छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे, इस प्रकार से टुकड़ों में विभाजित थे कई सारे राज्य। और यही जो राज्य थे इनमें देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर पूर्ण मत ना होने की वजह से यहाँ पर सामाजिक विषमता थी, ओके, यहाँ पर क्या थी, सामाजिक विषमता थी। तो इससे भी ये काफी प्रभावित थे। अब बात ये करते हैं कि इन्होंने मध्यम मार्गी का जो सिद्धांत दिया है वो क्यों दिया है। इन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत कैसा सिद्धांत दिया है, तो सबसे पहले जानना यह आवश्यक है, क्योंकि ये ऑलरेडी संपन्न परिवार में अपने जीवन को मतलब कि विकसित कर रहे थे, अपने जीवन को, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो इनके जो विचार थे उच्च श्रेणी के थे और ये व्यवहारिक बातें करते थे, यानी कि मध्यम मार्गी बातें करते थे। इनका एक विचार जो था काफी देखा जाए तो एक व्यापक देखने को मिलता है, क्योंकि इनके विचार
एक कल्पना लोकी विचार नहीं है। इनके विचार एक नैतिक सिद्धांत और एक परिणामित विचार हैं, जिन्होंने विचारों को व्यक्त करते हुए राजनीतिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को एवं वहाँ की जो एक ढांचा है, वहाँ की एक पूरा राजनीतिक सामाजिक ढांचा है, उसको किस प्रकार से प्रस्थापन होना चाहिए, यानी कि एक परिवर्तन एक्सचेंज होना चाहिए। तो इसको लेकर के इनके जो विचार थे वो मध्यम मार्गी थे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन्होंने ज्ञान के संदर्भ में प्लेटो से किस प्रकार से प्रभावित थे, क्योंकि प्लेटो जो थे वो ज्ञान को मतलब काफी महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि इन्होंने ऐसा माना था प्लेटो ने कि जो व्यक्ति है अगर वो सद्गुणी वही हो सकता है जो वो गुफा से बाहर हो जाएगा। जैसे प्रत्यय संबंधित जानकारी मिलती है, लेकिन प्रत्यय का उसे पूर्ण ज्ञान तो नहीं हो सकता है। लेकिन प्रत्यय प्रत्यय जिन शब्दों से जुड़ा है, यानी कि जिन विचारों से जुड़ा है, वो विचार हर मनुष्य को धारण करना चाहिए। अगर वो मनुष्य धारण कर लेता है तो निश्चित तौर पर वो एक दार्शनिक व्यक्ति बन सकता है। तो इनके विचार जो थे वो दार्शनिक व्यक्ति से संबंधित थे, राइट, दार्शनिक व्यक्ति से संबंधित थे। और अरस्तू की अगर बात की जाए, अरस्तू की बात की जाए तो अरस्तू के विचार भी दार्शनिक से संबंधित थे, क्योंकि ये भी नैतिक और सद्गुणी विचारों की बात करते थे। ये भी नैतिक और सद्गुणी के विचारों की बात करते थे। इनका भी ऐसे ही मानना था कि हर व्यक्ति को विवेक लेना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति को विवेक लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए उसे संघर्ष करना होगा। उसके लिए इन्हें क्या करना होगा? संघर्ष करना होगा। और वो संघर्ष देखा जाए तो एक पारिवारिक के विषय की इन्होंने जो बात बोली थी, पारिवारिक जीवन में अंतर्गत जो दास हैं यानी कि परिवार में क्या है? विषमता है, ठीक। और वो विषमता किस प्रकार की है? वो विषमता है प्राकृतिक। वो विषमता प्राकृतिक है, यानी कि जो समाज में विषमता है वो प्राकृतिक है। और यही प्राकृतिक विषमता होने की वजह की जो दास हैं, वहाँ की महिलाएं या दास हैं, अगर उनको नैतिक सद्गुणी बनना है तो वो अपने माल्य के तहत विवेकपूर्ण कार्य करना चाहिए, उनके नीचे काम करना चाहिए, उनसे ज्ञान मतलब सीख लेनी चाहिए। तो इससे हर व्यक्ति क्या कर सकता है? विवेक प्राप्त कर सकता है। तो हर व्यक्ति को विवेक प्राप्त करना चाहिए, और विवेक को इन्होंने मुख्य माना, यानी कि जीवन का जो यापन है, यानी कि जीवन का जो मुख्य यापन है, यानी कि जीवन का उद्देश्य क्या है? एक नैतिक सद्गुणी है। इन्होंने भी नैतिक सद्गुणी से ही प्रभावित थे। नैतिक सद्गुणी का मतलब ये है कि नैतिक विचार होने चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार की संवेदनाएं होनी चाहिए, मनुष्य के अंदर कहते हैं नैतिक विचार होने चाहिए। वो विचार मतलब एक ठोस होने चाहिए, ताकि वो मनुष्य निरंतर इनसे प्रभावित होकर के अपने व्यक्तिगत जीवन को क्या कर सके? व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठ बना सके। तो श्रेष्ठ मनुष्य किस प्रकार के बनता है? तो उसके लिए इन्होंने सद्गुण की बात कही है। सद्गुण की बात कही है, और सद्गुण इन्होंने मुख्य उद्देश्य माना। सद्गुण को इन्होंने मुख्य उद्देश्य माना, ये साधन नहीं माना। लेकिन इस सद्गुण को प्राप्त करने के जो साधन थे, वो साधन थे, तो उसके अंतर्गत इन्होंने परिवार को रखा, दूसरा संपत्ति को रखा। तो परिवार एवं संपत्ति से ही मनुष्य निश्चित तौर पर सद्गुण की प्राप्ति कर सकता है। और ये सद्गुण क्या है? इसका क्या होना चाहिए? एक साथ होना चाहिए। तो साधक के रूप में सद्गुण को उन्होंने देखा, जैसे प्लेटो ने एक दार्शनिक राजा के संदर्भ में एक सद्गुण विवेक के पूर्ण की बात कही थी। इसी प्रकार से अरस्तु ने भी सद्गुण के संदर्भ में बात बोली है, क्योंकि ये कहीं न कहीं वहाँ से जो प्लेटो के विचार थे, दार्शनिक विचार थे, उनसे प्रभावित थे। तो जिसकी वजह से इनके भी नैतिक सद्गुणी विचार जीवन में क्या करने लगे? धारण करने लगे, और इनके भी विचार एक नैतिक सद्गुणी और विवेकपूर्ण हुए। तो इसलिए तो इन्होंने जो माना कि मनुष्य का जो अंतिम अंतिम एक थॉट है, यानी एक विचार है, यानी उद्देश्य है, वो क्या है? विवेक। और विवेक जो है व्यक्ति को व्यक्ति को उचित निर्णय लेने में साध्य की प्राप्ति को दर्शाता है। यानी कि विवेक है, ये मुख्य तत्व है, और इससे मनुष्य क्या कर सकता है? अपने व्यक्तिगत जीवन में एवं सार्वजनिक जीवन में निरंतर आगे बढ़ सकता है, और ये साध्य को प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए जो साधन इन्होंने दिए, वो परिवार दिया है और संपत्ति दी है, क्योंकि बिना संपत्ति के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि उनके जो विचार थे, वो मनुष्य में एक किस प्रकार के विचार थे समझते थे वो। मनुष्य में मनुष्य के एक आंतरिक चिंतन की उन्होंने जब बात बोली, मनुष्य के आंतरिक चिंतन की जब बात बोली सद्गुण के लिए, उन्होंने दो प्रकार के विचार रखे। एक ईश्वरी विचार रखे, ठीक। एक एक एनिमल यानी कि जानवर से संबंधित विचार रखे हैं, यानी कि ईश्वर के जो विचार हैं,
यानी कि ईश्वर मनुष्य जो है, मनुष्य ना पूर्ण ईश्वर है, राइट। मनुष्य ना पूर्ण ईश्वर है और ना ही मनुष्य पूर्ण जानवर है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य जो है वो ईश्वर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ना कुछ खाता है ना पीता है। ईश्वर तो ऐसे ही रहता है जीवन में अपने अनंत अनंत गहराइयों अनंत जीवन तक ऐसे ही बिना भोजन किए खाए पिए रहता है। जैसे मान लो क्षीर सागर में भगवान विष्णु है, उनकी लक्ष्मी पैदा तो आती है। क्या कोई कोई खाना भोज करते हैं क्या? ईश्वर तो कुछ नहीं करता है। ईश्वर तो अनंत है, अपार है, राइट। एक नश्वर है, उसे किसकी जरूरत है? कोई चीज की जरूरत नहीं, निराकार है वो, कोई आकार ही नहीं है उसका। तो जब ईश्वर, तो मनुष्य तो ईश्वर नहीं बन सकता है, ठीक। क्योंकि मनुष्य के अंदर क्या है? कुछ इच्छाएं हैं। मनुष्य के अंदर क्या है? कुछ अपने एक भोजन प्राप्ति के लिए इच्छाएं हैं। तो वो इच्छाएं क्या हैं? तो वो इच्छाएं जैसे जानवरों में होती है। जानवर क्या करते हैं? भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। इधर उधर क्या करते हैं? भोजन की तलाश में भटकते रहते हैं। तो मनुष्य जो है, मनुष्य भी भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य भी भोजन की आवश्यकता है। तो भोजन की आवश्यकता की वजह से ना ही मनुष्य पूर्ण रूप से ईश्वर है, ना ही मनुष्य पूर्ण रूप से जानवर है। तो इन्होंने यहाँ पर एक मध्यम मार्ग का सिद्धांत आपको देखने को मिलता है मनुष्य के चिंतन में, एक सदोष विचार को लेकर। क्यों? देखो समझते हैं। क्योंकि उनके ईश्वरीय जो विचार थे, वो पूर्ण रूप से ना मनुष्य ईश्वर हो सकता है, ना पूर्ण रूप से जानवर। क्योंकि मनुष्य का एक ईश्वरीय में विचार अगर रखना है, तो उसके लिए उसको नैतिक सद्गुण होना आवश्यक है। नैतिक सद्गुण होना आवश्यक है। और नैतिक सद्गुणी व्यक्ति वही हो सकता है जो व्यक्ति, देखो बात यहाँ समझो, मानी ईश्वर व्यक्ति तो नहीं हो सकता है, लेकिन नैतिक ईश्वर से संबंधित जो अनमोल तत्व हैं, जैसे कि सद्गुण, ठीक। और सद्गुण एक क्या है? एक चरित्र का निर्माण को उत्कृष्ट करता है। निरंतर एक चरित्र का जब निर्माण होता है, तब सद्गुण को का विकास होता है। और सद्गुण व्यक्ति जो जीवन होता है, वो हमेशा विवेकपूर्ण तर्क पूर्ण रूप से काम करता है। तो सद्गुणी जो व्यक्ति है, वो विवेक से युक्त होगा, विवेक रहित नहीं, यानी विवेक से युक्त होगा, विवेक को नहीं नकार सकता। और ये मनुष्य जो है विवेक से तो युक्त हो सकता है, लेकिन ये ईश्वर नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी भी आवश्यकताएं होती हैं। वो क्या है? अपना पेट का भोजन। और पेट का भोजन करता है, तो क्या है कि वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर कभी भोजन करता ही नहीं, क्योंकि ये जो अपोट का भोजन कौन करता है? जानवर करते हैं। तो मनुष्य क्या है? जानवर और ईश्वर से मिला जुला एक रूप है। मनुष्य क्या है? जानवर और ईश्वर से मिला हुआ जुला रूप है। तो ये एक उन्होंने मध्यम मार्गी एक आंतरिक चिंतन के संदर्भ में एक बात कही है। ओके। तो मुझे लगता है कि ये आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो हर मनुष्य को एक नैतिक सद्गुण होना चाहिए, लेकिन उसके लिए उन्होंने आंतरिक चिंतन की जो बात कही है, तो मनुष्य तो ईश्वरीय रूप से पूर्ण नहीं बन सकता है, ना पूर्ण रूप से जानवर है। उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, तो आवश्यकताओं को भी पूर्ति करता है, तो इसलिए वो जानवर है, ठीक। तो वो जानवर की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, भोजन करते हैं, मारते खाते हैं एक दूसरे को। तो इसी प्रकार मनुष्य भी क्या है? मनुष्य भी एक प्रकार का देखा जाए तो जानवरों ही जैसा व्यवहार करता है। कभी देखा हो जानवरों को भी मारता है, भी खा लेता है, तो मनुष्य भी जानवर का। लेकिन उसके कुछ ईश्वरी भी विचार हैं, जैसे श्रद्धा, विश्वास, ईश्वर के प्रति लगाव, कुछ ऐसे एक कैसे नैतिक सद्गुणी विचार हैं। तो ये क्या है? मनुष्य न पूर्ण रूप से जानवर है, न पूर्ण रूप से ईश्वर है। इसलिए मनुष्य क्या है? मध्यम मार्ग के विचार को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या रखा? संपत्ति को रखा। संपत्ति को रखा, क्योंकि संपत्ति मुख्य मुख्य साधन है। संपत्ति इसके लिए मुख्य साधन है। अगर कोई व्यक्ति अगर नैतिक सद्गुणी बनना चाहता है, तो उसके लिए संपत्ति जरूरी है। बिना संपत्ति के मनुष्य आगे विस्तार नहीं कर सकता है। तो संपत्ति के बारे में उन्होंने जो विचार दिए, ये मनोवैज्ञानिक विचारों को उन्होंने अब पुष्ट किया, ठीक। मनोवैज्ञानिक विचारों को पुष्ट किया, क्योंकि संपत्ति जो है एक मनोवैज्ञानिक परिकल्पना है, जो हर मनुष्य को अपने व्यक्तिगत जीवन में एक साधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, ठीक। बिना संपत्ति के मनुष्य कभी विकास नहीं कर सकता है। ओके। अगर वो चिंतन करता है, कुछ भी करता है, तो उसे भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो भोजन के लिए कुछ तो संपत्ति होना चाहिए, और संपत्ति नहीं है तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने संपत्ति को मुख्य एक देखा जाए तो मुख्य व्यवसाय के रूप में उन्होंने अभिप्रेरित किया, ठीक है। और ये आप देख सकते हो परिवार को बनाना, परिवार भी बना, क्योंकि ये देखा जाए तो ऐसे कुलीन समाज और परिवार में इनका जीवन था, तो इनके उद्देश्य उस प्रकार के थे, व्यवहारिक टाइप के, क्योंकि इनके विचार देखे जाए तो काफी स्पष्ट देखने को मिलते हैं। इनके कोई लौकिक पारलौकिक जैसे विचार नहीं मिलते हैं, इनके बिल्कुल प्रमाणिक विचार मिलते हैं, जो व्यक्ति को प्राप्त करने चाहिए। ओके। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी।
तो नैतिक सद्गुणी के अंतर्गत इन्होंने विवेक को मुख्य माना। तो विवेक को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ ऐसे साधन अपनाने चाहिए, जैसे संपत्ति है, परिवार है, इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो इनके लिए इन्होंने विचारों को अपुष्ट किया। दूसरी बात, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हर मनुष्य का उद्देश्य क्या है? हर मनुष्य का अंतिम उद्देश्य शांत होना चाहिए, वो सद्गुण की प्राप्ति होना चाहिए। साधन के रूप में संपत्ति को आप अर्जित कर सकते हो, परिवार के साथ रह सकते हो, ओके। लेकिन हर मनुष्य को विवेक अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए उसका अंतिम लक्ष्य साध्य होना चाहिए। उसके लिए साधन जो है परिवार और संपत्ति मुख्य है। इसके बिना आप विवेक को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे इनके विचार कुछ सद्गुण से संबंधित रहते हैं, ओके। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। बिल्कुल सरलतम शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि इनके जो विचार है ना वो प्राकृतिक विचार है। क्योंकि उस समय देखा जाए तो सब प्राकृतिक विचार ही रखते थे। अरस्तु के देख लो, प्लेटो को देख लो, उसमें आप सुकरात के देख लो, इनके जो विचार हैं ये प्राकृतिक हैं। ये मानवीय कोई एक थिंकिंग नहीं है, क्योंकि उस समय कोई ना संविधान होता था, ना कोई विचार होते थे ऐसे, ओके। तो सब विचार प्राकृतिक माने जाते थे, तो हर विचार अपने प्राकृतिक मानते थे। तो संपत्ति को भी प्राकृतिक माना उन्होंने, परिवार को भी प्राकृतिक माना, और विवेक है, संयम है, विकास है, अपने को करते हैं वो भी प्राकृतिक ही है। सब चीजें प्राकृतिक पे ही मतलब कि प्रमाणित करने की प्रयास करते थे, राइट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब दूसरी बात अगर हम करते हैं, उन्होंने परिवार के विषय में क्या जानकारी दी, परिवार कैसा होना चाहिए, यानी कि परिवार के विषय में क्या इन्होंने बात की। देखो, परिवार के विषय में, क्योंकि ये कुलीन एक प्रकार से देखा जाए तो ये उच्च समाज में पैदा हुए थे, तो इनके विचार कैसे थे? नैतिक सद्गुणी तो थे, नैतिक एवं सद्गुणी विचार तो इनके आवश्यक थे, लेकिन इनके विचार जो थे वो कहीं ना कहीं नैतिक सद्गुणी होने के साथ साथ पारिवारिक जीवन से लगाव रखते थे। कैसे? देखो, इन्होंने परिवार के बारे में क्या, इन्होंने परिवार को भी प्राकृतिक माना है। इन्होंने परिवार को क्या प्राकृतिक माना, यानी कि परिवार जो है वो हर व्यक्ति को एक परिवार बनाना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति को परिवार बनाना चाहिए। यानी कि परिवार में कौन कौन होना चाहिए? परिवार में इन्होंने बात बोली है कि जैसे पिता, ठीक, पुत्र, पिता पुत्र, ठीक है, पत्नी, क्या होनी चाहिए? पति पत्नी, पति पत्नी, मास्टर, और यानी मास्टर से मालिक भी बोलते हैं, दास। तो इनसे मिलकर परिवार, ओके, इनसे मिलकर क्या होना चाहिए? परिवार होना चाहिए। और परिवार में इन्होंने एक बात बोली है कि परिवार का जो श्रेष्ठ पुरुष है वो कौन है? पिता। पिता को इन्होंने श्रेष्ठ पुरुष माना। क्यों? इसलिए माना कि इनके अंदर विवेक ज्यादा है, विवेक ज्यादा है। क्यों? इसका भी रीजन बताते हैं। इसका रीजन इन्होंने इसलिए दिया कि जो पिता है वो एक संपत्ति का अधिग्रहण करता होता है, राइट। और उसके जो विचार होते हैं नैतिक सद्गुण होंगे, क्योंकि वो एक साधन के रूप में प्रयोग कर रहा है। पिता जो है वो साधन के रूप में किसे प्रयोग कर रहा है? संपत्ति को, ठीक। तो संपत्ति एक मुख्य चीज है, क्योंकि किसी मनुष्य के उसके विकसित करने के लिए, मनुष्य को उच्च कोटि का बनने के लिए उसे किसकी आवश्यकता है? संपत्ति की आवश्यकता है। तो संपत्ति से जब वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा तो 100% है तो उसका अंतिम साध्य विवेक तक पहुंच जाएगा। तो सबसे ज्यादा पिता जो है वो संपत्ति को अधिग्रहण करता है, संपत्ति पर उसका एक अपना प्रभाव रहता है। तो इसकी वजह से पिता जो है वो विवेक से युक्त होता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो विवेक पाया जाता है वो पिता में पाया जाता है। देखिए, बात सुनना मेरी, इन्होंने भी विवेक में भी असमानता की बात कही है। एक बात याद रखना, विवेक में असमानता की बात इन्होंने बोली है। देखो, अभी देखा आपको समझाते हैं। लेकिन हाँ, प्राप्त हर कोई करने की बात कही, प्राप्त तो हर कोई कर सकता है, सब कुछ छूट कर सकता है। लेकिन लेकिन अगर उसके पास संपत्ति सब कुछ है तो निश्चित तभी वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। ये बात सोच लेना आप। तो पिता जो है, पिता, पुत्र, तो पिता के अंदर सबसे ज्यादा विवेक माना है इन्होंने, और पुत्र से इससे कम माना, अल्प विवेक माना।
पुत्र जो है इसके अंदर विवेक तो है लेकिन अल्प विवेक है, जबकि पत्नी जो है वो विवेक में बिल्कुल कम है, यानी कम विवेक की है, मतलब समझदारी इसके अंदर कम कम विवेक की है। सबसे कम विवेक की पत्नी माना इन्होंने। ठीक। और दास जो है वो विवेक रहित। क्या माना है? विवेक है, विवेक दास, दास जो है वो विवेक रहित है। ओके। तो इस प्रकार से इन्होंने परिवार को एक इस प्रकार से पूरा दर्शाने का प्रयास किया और कहा कि इसमें परिवार में निश्चित तौर पर पिता, पुत्र, पति, पत्नी और मास्टर दास होना चाहिए। तो पिता में इन्होंने सबसे ज्यादा विवेक विकसित करने की बात कही, दूसरे पिता पुत्र में अल्प विवेक की बात कही, पति तो पिता ही हो सकता है, राइट। तो पत्नी की बात कही, विवेक तो कम ही है, और मालिक तो वही पिता ही हो सकता है। दास जो है कोई भी हो सकता है, दास तो एक प्रकार वहां पे पत्नी को भी माना गया। ओके। तो ये जो दास है इसमें विवेक रहित है, क्योंकि इसके अंदर विवेक कुछ भी विवेक नहीं, इसलिए ये दास को इसके अंतर्गत ही काम करना चाहिए। यानी पिता जो है वो उसका प्रभाव किस पे रहेगा? दास के ऊपर रहेगा, यानी कि दास के जो भी विचार है जैसे भी कृत करता है वो किसके अंडर में रहेंगे? वो पिता के अंडर, यानी उसके मालिक के अंडर में रहेंगे। ओके, उसका जो भी मालिक है उसके अंडर में रहेंगे। पत्नी जो है वो अपने पति के अंडर में रहेगी। ठीक, क्योंकि पत्नी का एक कार्य क्या है? कार्य क्या है? गृह कार्य। पत्नी का, मैंने गृहस्थी कार्य की बात कही, और गृहस्थी कार्य करना ही एक प्राकृतिक कार्य माना, और पत्नी को यही कार्य करना चाहिए। यानी कि पत्नी जो है इस कार्य के अलावा, इस कार्य के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। यानी कि पत्नी का यही विवेक बनता है, अगर है कुछ विवेक है, कम विवेक है, तो अगर जो भी विवेक बन रहा है उनका यही बनता है क्योंकि पति के अंडर में काम करते हुए उनके सभी उद्देश्यों की, उनकी सभी उद्देश्यों की पूरी करें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें। तो ये विचार उन्होंने रखे हैं पत्नी के बारे में। ठीक है। तो ये पत्नी जो है एक प्रकार के कम विवेक से युक्त है, तो इसे उसके अंडर में काम करना चाहिए और ये उनकी इच्छाओं को, उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ये उनकी दास के रूप में उन्होंने भी अभिव्यक्त करने का प्रयास किया पत्नी को भी। चलिए, तो यही कारण है कि इनके जो विचार हैं वो असमानता देखने को मिलती है विवेक में, लेकिन हर व्यक्ति विवेक को प्राप्त कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है विवेक को प्राप्त, अगर उसके साधन ठीक है, साधन संपत्ति परिवार को रखा है उन्होंने। चलिए, वैसे तो उन्होंने शिक्षा जैसी कोई बात नहीं कही है, शिक्षा की कोई बात इन्होंने स्पष्ट नहीं की है, लेकिन इनके जो विचार थे वो प्लेटो से थोड़े प्रभावित थे विवेक को लेकर के, क्योंकि उन्होंने, प्लेटो ने भी विवेक को लेकर के एक दार्शनिक राजा की बात कही थी, क्योंकि दार्शनिक राजा में विवेक सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उन्होंने दार्शनिक राजा जैसी कोई बात नहीं कही है। थोड़ा आगे अभी हम क्लियर करेंगे। थोड़े मिलते जुलते इनके विचार हैं, वो मिलते जुलते कैसे हैं थोड़ा आप स्पष्ट कर लो। जैसे उनका राजा, प्लेटो को जो राजा था वो कैसा था? दार्शनिक था। प्लेटो का राजा दार्शनिक था, विवेक से युक्त था, लेकिन इन्होंने राजा की बात नहीं कही, इन्होंने राजतंत्र को मुख्य माना तो है, लेकिन इन्होंने इसको कुलीन तंत्र, मतलब सॉरी, निरंकुश तंत्र की, मतलब एक भ्रष्टाचार से, मतलब भ्रष्ट तंत्र को बोला निरंकुश तंत्र। ओके, भ्रष्ट तंत्र, लेकिन राजतंत्र ठीक है व्यवस्था चलाने के लिए, इससे एक चीज है कि ये निरंकुशता हो सकती है, राइट। तो इन्होंने दार्शनिक राजा की बात प्लेटो ने कही, इन्होंने राजा की बात नहीं कही। इन्होंने विवेक की बात कही, तो विवेक की बात इन्होंने भी कही है एक पिता के रूप में, कि पिता में सबसे ज्यादा विवेक होता है, आप समझ सकते हैं। तो विवेक को लेकर के इनमें दोनों में आपस में भिन्नताएं देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। तो रीजन यही है कि इनकी विवेक से संबंधित जो भी विचार थे वो आपको मैंने कंफर्म कर दिए। चलिए, बात यहाँ पे है ना कि इन्होंने के जो विचार थे ना, ये पिता के पुत्र है, पति पत्नी है, इनको इन्होंने प्राकृतिक माना कि जो विषमता है, जो समाज में विषमता है वो प्राकृतिक है, और ये होना भी चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जिसके अंडर में संपत्ति है वो विवेक से युक्त है, और जिनके अंडर में नहीं है तो वो उसका दास है, और उनसे सीख लेकर के अपने को विवेक युक्त बन सकता है। तो ये समाज में जो विषमता है वो प्राकृतिक माना, और ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, लेकिन इसमें सुधार अगर होता है तो हो सकता है, वो अलग बात है, वो मालिक के अंडर में रहकर ऐसा हो सकता है, लेकिन जो विषमता है
वो प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक है वो निश्चित तौर पर उसमें परिवर्तन होता जाएगा, लेकिन बिल्कुल समान नहीं हो सकता क्योंकि वो विषमता बनी ही रहेगी। तो इन्होंने इस प्रकार की व्यवस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास किया। राइट। जिस प्रकार से जिस प्रकार से आप समाज में देखते हो कि एक श्रेष्ठ का शासन क्या है, अधीनों पर होता है। आपने देखा हो राजा होते हैं, कई कई व्यवस्थाएं जो देखी हो आपने, तो उसमें श्रेष्ठ जो व्यक्ति होता है उसका शासन अधीनों पे होता है। उसी प्रकार यहाँ पर पति का जो नियंत्रण होगा वो पत्नी पर होगा। मतलब ये हुआ कि पिता, जिस प्रकार से श्रेष्ठ का पुरुषों का शासन जो होता है वो राजा का जो शासन होता है, कहीं भी व्यवस्थाएं राजा की होती है, राजतंत्र होती है, उनका शासन किस पे होता है? उनका शासन होता है जहाँ पे वहाँ पे जो प्रणाली मतलब लोग रहते हैं, जहाँ व्यवस्था रहती है, वो राजा उच्च होता है। उनके उनके सभी नियम कानून आदेश कैसे होते हैं, सर्वोच्च माने जाते हैं। तो इसी प्रकार के जो पति है उसका भी अधिकार पत्नी पर रहेगा। मैंने आपको ऑलरेडी ही बता चुके हैं इसके बारे में। ओके, अब ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। और इसी प्रकार मालिक का नियंत्रण दास पर होगा। दास मालिक में रहकर अपने जीवन को सर्वाइव कर सकता है, तो विवेक योग प्राप्त कर सकता है। दास भी विवेक से बन सकता है, दास भी मालिक बन सकता है, लेकिन जब तक वो विवेक से रहित है वो मालिक के अंडर में ही काम करेगा, उसी में ही जीवन व्यतीत करेगा। इस प्रकार के इन्होंने विचार को व्यक्त करने का प्रयास किया है। चलिए, इससे क्या है कि राज्य में एकता में बाधा नहीं आएगी और इनके विचार से काफी समाज से जुड़े हुए इस प्रकार के समझ सकते हैं। क्योंकि इनके जो परिवार को ना इन्होंने बीज की भांति माना है ना, परिवार जो है वो एक बीज की भांति है। परिवार एक बीज है और इस बीज से ही क्या है, हर व्यक्ति हर व्यक्ति या हर व्यक्ति या राज्य उच्च बन सकता है। और राज्य ही कैसा है, अब राज्य के विषय में थोड़ा भी हम क्लियर करते हैं, आगे चल के हम राज्य के बारे में बताएंगे। ठीक है। वैसे इनके राज्य से संबंधित भी विचार काफी ठीक थे, क्योंकि इन्होंने राज्य को नैतिक माना है। नैतिक माना क्योंकि जो राज्य है वो राज्य का जो संचालन कौन करेगा, शासन कौन संचालन करेगा, वो करेंगे विवेक युक्त व्यक्ति, यानी कि विवेक से जो सुसंगत है, विवेक से सुसंगत है। और वो सुसंगत कौन है, जिनके पास संपत्ति है। ठीक, जिनके पास संपत्ति है। और ये एक प्रकार का देखा जाए जो संपत्ति है ना, और वो संपत्ति प्राप्त व्यक्ति कैसा है, विवेक से युक्त है। और यही विवेक से युक्त व्यक्ति क्या करेगा, राज्य का संचालन करेगा। तो राज्य संचालन जब होगा तो वो कौन विवेक से होगा। तो जब विवेक है और राज्य भी चलना संचालन करेगा तो वो राजा कैसा होगा, राज्य वो नैतिक होगा, तो मोरल होगा। तो मोरल की बात उन्होंने कहाँ पे की है, राज्य में भी की है। तो राज्य कैसा होगा, नैतिक सद्गुणी राज्य होगा। तो उच्च विचार की बात उन्होंने राज्य के बारे में भी बोली है। तो जिस प्रकार से परिवार एक बीज की भांति काम करता है, यानी कोई भी परिवार है वो किसी भी राज्य का एक बीज है, क्योंकि वहां से जो व्यक्ति निकलता है, वहां से विवेक युक्त व्यक्ति निकलता है, वो व्यक्ति शासन संचालित करेगा। तो बात यहाँ आती है कि जब वही व्यक्ति संचालन करेगा, वो एक परिवार का भी है, सदस्य है। तो इस प्रकार के पारिवारिक बीज की भांति है और राज्य वृक्ष की भांति है। इन्होंने ये बात पुष्ट की है कि परिवार जो है वो बीज की भांति है और राज्य एक वृक्ष की भांति है। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो कि उन्होंने किस प्रकार के राज्य और परिवार के बीच दोनों को संबोधित करते हुए अपनी बात को अभिपुष्ट किया। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये सब चीजें जो है पूरा प्राकृतिक है, सब राज्य परिवार और पूरी विषमता समाज में है, ये सब प्राकृतिक है, कोई भी मानवीय नहीं है। चलिए, अब बात हम करते हैं तीसरे नंबर की, संपत्ति की, कि संपत्ति के संदर्भ में इनके विचार कैसे थे। देखिएगा, अगर इनका जो जीवन था काफी उद्देश्य पूर्वक था। क्यों? आप समझते हो कि कोई भी पदार्थ है उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। कोई भी पदार्थ है उसका निश्चित उद्देश्य होता है, इन्होंने बात कही ऐसी। और हर पदार्थ के पीछे कोई सा कोई पर्पज ऐसा छुपा होता है जिसमें कुछ ना कुछ गुणधर्म मौजूद होते हैं। और वो गुणधर्म देखे जा सकते हैं कि सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, अवगुण हो सकते हैं, मान सकते हो। तो पदार्थ की उन्होंने जो बात कही है कि हर किसी भी कोई भी पदार्थ है उसका एक निश्चित पर्पज होता है। इसको इन्होंने जो बोला था वो
देख सकते हो कि सोल उद्देश्यात्मक कह सकते हो, या आप कह सकते हो टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी टेलियोलॉजी जो शब्द आता है, या टेलियोलॉजिकल जो शब्द है, ये शब्द यही कहता है कि कोई भी पदार्थ है, कोई पदार्थ है, उसका एक अपना निश्चय उद्देश्य होता है। तो इस पदार्थ का जब निश्चय उद्देश्य होता है, उसी प्रकार इस संपत्ति का भी एक निश्चित उद्देश्य है। और ये उद्देश्य जो है वो है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति, मनुष्यों की आवश्यकता की पूर्ति। ठीक। और इस संपत्ति को कैसे अर्जित कर सकते हैं, इस संपत्ति को कैसे अर्जित कर सकते हैं? पहला अर्जित कर सकते हैं आप प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से भी संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। दूसरा शोषण के रूप से भी संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। शोषण प्राकृतिक रूप में जैसे कि संपदा है, यानी कि वन संपदा, पशुपालन, ठीक, वन संपदा, पशुपालन, इनसे क्या है, हमारी संपत्ति प्राप्त होती है, राइट, इनसे संपत्ति प्राप्त होती है। कृषि है, सॉरी, कृषि भी है, तो इनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है शोषण के माध्यम, तो शोषण में इन्होंने व्यापार को रखा, और व्यापार में जैसे बिजनेस हुआ, ठीक, जो भी बिजनेस करते हैं, कंपनियां वगैरह जो चलती हैं, ठीक, उद्योग धंधे हैं, इनसे भी हम प्राप्त करते हैं, ये शोषण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो संपत्ति अर्जित करने के उन्होंने दो मेथड बताए, एक प्राकृतिक और एक शोषण। अब जब संपत्ति व्यक्ति अर्जित कर लेता है, तो अर्जित भी करना भी चाहिए, उन्होंने ऐसी बात कही कि अर्जित करना चाहिए। प्राकृतिक संपत्ति जो है वो एक प्रकृति की देन है, वो प्रकृति की देन है। कोई कृषि है, वहां संपत्ति अर्जित आ रही, को प्रकृति ने दी। पशुपालन प्रकृति ने दिया, वन संपदा प्रकृति ने दी, ये सब वहां से अर्जित करते हैं, तो प्राकृतिक है। जबकि शोषण के माध्यम से हम व्यापार करते हैं, इन्हीं संपत्तियों का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, इनका प्रयोग करते हुए हम व्यापार करते हैं, तो इससे भी हम क्या करते हैं, संपत्ति अर्जित करते हैं। अब ये देखो, संपत्ति अर्जित करने का आप आधुनिक में लगा सकते हो कि अस्तुक विचार जो थे वो संपत्ति अर्जित करने के लिए प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों थे। ओके, तो संपत्ति को कैसे अर्जित कर सकते हो, इसके बारे में इन्होंने भूमिका स्पष्ट की, और संपत्ति को उन्होंने साधन के रूप में रखा। साधन, अगर कोई मनुष्य अपनी आवश्यकता की अगर पूर्ति करता है, तो उसमें संपत्ति को साधन होना चाहिए, संपत्ति का साधन होना चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर ये साधन के रूप में अगर काम करती है, तो आप एक विवेक व्यक्ति बन सकते हो, आप विवेकपूर्ण व्यक्ति बन सकते हो। ओके, तो इन्होंने संपत्ति को एक साधन के रूप में रखा है, जिसमें इन्होंने दो प्रकार की संपत्ति को बताया। लेकिन व्यक्ति का जीवन का मूल उद्देश्य संपत्ति नहीं होना चाहिए, ये विचार उन्होंने, मैं आपको ऑलरेडी बताया था, ये है साधन के रूप में प्रयोग करना। संपत्ति का मनुष्य का मुख्य विचार या मुख्य उद्देश्य संपत्ति ही नहीं होना चाहिए, ये साधन के रूप में यूज करना चाहिए, ये साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए नैतिक सद्गुणी जीवन यापन, नैतिक सद्गुणी जीवन यापन। चलिए, उम्मीद करते हैं, ये आशा है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि नैतिक सद्गुणी जीवन यापन है वो किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने संपत्ति को साधन के रूप में दिखाने का प्रयास किया। तो बात यही आती है कि जो इन्होंने बात यही कही कि मनुष्य को सद्गुणी जीवन यापन करना चाहिए, और इससे क्या है, मनुष्य में एक प्रसन्नता देखने को मिलेगी। गुड गुड मतलब एक बोलते हैं हैप्पीनेस, गुड हैप्पीनेस, यानी कि गुड हैप्पीनेस का जो इन्होंने शब्द दिया था वो एक्चुअली में इसलिए दिया था क्योंकि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, सद्गुणी जीवन यापन। और सद्गुणी जीवन यापन के लिए उन्होंने साधन के रूप में संपत्ति को रखा। तो ये समझ सकते हो कि इनकी जो बातें हैं वो व्यवहारिक है, ठीक, व्यवहारिक है, उद्देश्यात्मक है, उद्देश्यात्मक है, व्यवहारिक है। और इन्होंने चिंतन प्रक्रिया की जो बात कही है, इसमें भी संपत्ति को उन्होंने रखा है, राइट, विवेक को भी उन्होंने संपत्ति को भी उसमें रखा है साधन के रूप में। तो आप समझ सकते हो कि संपत्ति
इन्होंने संपत्ति को किस प्रकार से मुख्य माना, जबकि प्लेटो ने संपत्ति को नकार दिया, संपत्ति को नहीं माना। प्लेटो ने संपत्ति को सार्वजनिक माना कि संपत्ति जो है जो भी रहेगी वो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगी, वो सभी की रहेगी। लेकिन इन्होंने निजी व्यक्ति में रख दिया उस संपत्ति को। तो इसमें थोड़ा उनके दोनों में जो विचारक हैं उसमें थोड़ा मतभेद देखने को मिलता है। ओके, अभी हम लास्ट में क्लियर कर देंगे कि दोनों के समानताएं कहाँ है, विषमताएं कहाँ देखने को मिलती है। चलो, तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और ये गुड हैप्पीनेस की जो बात कही है वास्तविक है, और वास्तविक रूप में हर मनुष्य को ये प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन ये साधन यही होना, साध यही होना चाहिए, मुख्य साध यही होना चाहिए, गुड हैप्पीनेस, प्रसन्नता। और प्रसन्नता कैसे आएगी, जब व्यक्ति नैतिक सद्गुणी होगा। और नैतिक सद्गुणी कैसे होगा, उसके पास संपत्ति होनी चाहिए। तो संपत्ति को उन्होंने मुख्य केंद्र के रूप में रखा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से जीवन को व्यतीत करने के लिए मनुष्य को संपत्ति की आवश्यकता होती है। चलो, एक अब बात हम ये करते हैं कि इनकी राज्य संबंधित क्या विचार थे। इन्होंने राज्य से संबंधित किस प्रकार के विचार रखे। ओके, राज्य संबंधी विचार। राज्य संबंधी विचार कैसे थे, देखो मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था। सदगुण से संबंधित उनके विचार, विवेक से संबंधित उनके विचार कैसे थे, परिवार से संबंधित पारिवारिक जीवन यानी कि पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, इनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक, संपत्ति के संदर्भ में आपको मैंने बताया। ये तीन आपके क्लियर हो गए। चौथा है राज्य संबंधी विचार। राज्य संबंधी विचार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि राज्य इनका कैसा है, नैतिक सद्गुणी है। क्योंकि हर मनुष्य जो है उसकी मुख्य उद्देश्य क्या है, नैतिक सद्गुणी जीवन यापन है। और इसके लिए उन्होंने साधन को रखा था संपत्ति के रूप में, ओके, परिवार के रूप में। तो नैतिक मोरल है, यानी कि राज्य क्या है, मोरल है। क्योंकि ये जो है परिवार से ही मिलकर बनता है, यानी कि ये जो है परिवार से ही मिलकर बनता है। देखो कैसे, तो उन्होंने राज्य को जो विचार दिया था वो एक्चुअली में परिवार, ये छोटे छोटे परिवार हैं। ठीक, इनके अंदर क्या है, ये गांव है, गांव है। ठीक, ये क्या है, गांव है, ये है गांव। और ये जो है ये है परिवार। देखो परिवार बीच है और गांव है, और ये आपका पूरा है राज्य। ये पूरा क्या है, राज्य। तो राज्य को आप किस प्रकार से देख सकते हो, राज्य की सूचीतम इकाई जो है वो है परिवार। और परिवार एक बीज है, राज्य क्या है, एक वृक्ष है। लेकिन बिना परिवार के राज्य संभव ही नहीं है। उन्होंने ये बात कही, बिना परिवार के राज्य संभव ही नहीं है। क्योंकि राज्य जो है वो शासन है, जो राज्य है, जो नैतिक है, वो राज्य जो चल रहा है वो परिवार से ही चल रहा है। मुख्य परिवार को माना इन्होंने, परिवार से ही राज्य चल रहा है। तो परिवार से राज्य जब चलता है तो राज्य निश्चित तौर पर नैतिक सद्गुणी होगा, क्योंकि परिवार का मुखिया जो है वो नैतिक सद्गुणी है। ओके, इस प्रकार के शासन राज्य से संबंधित इनके जो विचार थे काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। इन्होंने कहा राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, और प्राकृतिक होने की वजह से इसके इसके जो भी नियम कानून होंगे वो कैसे होंगे, प्राकृतिक होंगे। ओके, क्यों, राज्य जिस प्रकार से, सुनो, इन्होंने इनसे इसको आंगिक भी माना है, आंगिक भी माना है राज्य को। वो थोड़ा समझते कैसे माना, कि जिस प्रकार से मनुष्य, देखो मनुष्य को अगर आप देखोगे तो मनुष्य जिस प्रकार से उसकी शारीरिक संरचना है, मनुष्य की जिस शारीरिक संरचना है, जैसे हाथ है, कान, नाक, मुंह, जो पैर हैं, इनसे मिलकर बनता है। ये पूरा क्या है, शरीर का एक स्ट्रक्चर है, मनुष्य का एक स्ट्रक्चर है। मनुष्य जिस बॉडी ढांचा से बनकर तैयार हुआ है, जिस एलिमेंट से तैयार हुआ है, वो क्या है, हाथ, कान, पैर, इनसे मिलकर बना है ना। तो इनकी सहायता में कौन काम करते हैं। अगर हाथ पैर कान कुछ ना हो तो मनुष्य किस चीज का, कोई चीज का नहीं है, राइट।
तो जिस प्रकार से मनुष्य की मतलब अपनी शारीरिक संरचना में उसके कार्यों में कौन हेल्प करते हैं, छोटे छोटे उसके जो हाथ है, कान है, पैर है, नाक, मुंह है, उस प्रकार से काम करते हैं। उसी प्रकार राज्य में भी छोटे छोटे जो कर है, जैसे कि छोटे छोटे उन्होंने बात कही है, तब बोला है छोटे छोटे जो परिवार हैं, तो परिवार भी क्या एक छोटा रूप है। और बिना परिवार के राज्य नहीं चल सकता। जिस प्रकार के हाथ पैर कान होकर शरीर नहीं चल सकता है, उसी प्रकार बिना परिवार के राज्य नहीं चल सकता है। तो इनकी जो मतलब एक तुलनात्मक इन्होंने जो अध्ययन किया वो किससे जोड़ा, मनुष्य से जोड़ के इन्होंने राज्य की प्राथमिकता को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। चलिए अब बात हम ये करते हैं कि इन इनके विचार को बारकर ने अभी यहाँ कहा, एक बात कही है। बारकर ने क्या बात कही है, बारकर ने बोला कि अरस्तु का जो विचार है बहुलवादी है। बहुलवादी क्यों है, थोड़ा समझो। बहुलवादी इसलिए है क्योंकि देखो, बारकर जो थे, बारकर ने अरस्तु के विचारों को बहुलवादी माना। बहुलवादी माना, बहुलवादी का अर्थ यहाँ ये हुआ कि जो राज्य है, जो राज्य बना है, वो कई तत्वों से मिलकर बना है। जैसे परिवार से मिलकर बना है, और परिवार में मुख्य संपत्ति, ठीक। इसके बाद ये किससे मिलकर बना है, गांव से मिलकर बना है। और गांव देखा जाए तो सामाजिक जीवन के मतलब आपने एक आपसी संतुलन बनाए रखता है। गांव क्या करता है, सामाजिक व्यवहार, परस्पर संबंध, प्रेम को क्या बनाए रखता है, गांव बनाए रखता है। आपस में समुदाय के रूप में कार्य करता है गांव। तो इस उद्देश्य से उन्होंने गांव को भी एक सामाजिक जीवन से जोड़ने का प्रयास किया, और परिवार तो मुख्य माना। तो इसलिए राज्य का जो एक बहुलवादी विचार है, बारकर ने जो अरस्तु के बारे में बोला, वो क्या है, स्पष्ट है। क्योंकि इन्होंने गांव, परिवार और राज्य, गांव राज्य नहीं, परिवार, गांव और राज्य इस प्रकार से जोड़ा। इन्होंने पहले किसको जोड़ा, गांव, सॉरी, परिवार, गांव और राज्य इस प्रकार से जोड़ा। तो ये क्या है, बहुलवादी है। जबकि प्लेटो के जो विचार हैं वो नैतिक एवं सैद्धांतिक तो है, लेकिन वो कल्पना रूपी हैं। क्योंकि इन्होंने किसी प्रकार की राज्य के अंतर्गत ना परिवार को माना, ना गांव को माना, कुछ माना ही नहीं। दार्शनिक व्यक्ति माना, पूरा राज्य रहेगा, राज्य ही एक परिवार है। तो उन्होंने राज्य को ही परिवार माना, तो ये कल्पना लोकी विचार है। इस प्रकार के बारकर ने बात कही है प्लेटो के बारे में और अरस्तु के बारे में। अरस्तु के बारे में तो प्रमाणित रखा है उन्होंने कि अरस्तु के जो बहुलवादी विचार है वो प्रमाणिक है, इनकी वास्तविक है, ऐसा होना चाहिए। ये बात को उन्होंने प्राथमिकता इनका इन्होंने समर्थन किया। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसलिए इन्होंने अरस्तु के विचारों को ज्यादा प्रभावी माना है। राज्य से संबंधित जो विचार हैं बारकर के, अरस्तु के बारे में काफी प्रभावी माना, जबकि प्लेटो को थोड़ा कम माना। ओके, चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया, सद्गुणी नैतिक, सद्गुणी विचार, सद्गुण व्यक्ति कैसा होना चाहिए, कैसे प्राप्त करना चाहिए, संपत्ति से कैसे बात करनी चाहिए, संपत्ति से किस प्रकार से मतलब एक साधन रूप में यूज करना चाहिए। दूसरी बात है, इसमें उन्होंने एक विचार रखा, मैंने आपको बताया था, सद्गुणी हो गया, परिवार हो गया, संपत्ति हो गई, संपत्ति, परिवार और राज, ठीक। ये आपको मैंने चार क्लियर कर दिए। पांचवा, दास। दास के विषय में थोड़ा समझ लो। देखिए, मैंने ऑलरेडी परिवार को जब हमने आपको क्लियर किया था, इसको, दास को यहाँ समझते हैं थोड़ा। परिवार क्लियर किया था, इसको मैं पिता को रखा था मैंने, ठीक। यहाँ पे हमने पिता, यहाँ पति को रखा, मालिक को रखा था। तो मालिक के अंडर में कौन होगा, दास होगा। और मालिक तो भाई पति भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है। किसी का मालिक जो है वो किसी का पति है और किसी का पिता है। ओके, तो मालिक के अंडर में दास रहेगा। और ये दास जो है एक प्राकृतिक है, दास है, ये प्राकृतिक है। क्यों, ये थोड़ा समझते हैं। दास को उन्होंने दो प्रकार से रखा है, जैविक रूप में भी रखा है और व्यवहारिक रूप में भी रखा है। तो जैविक रूप में पहले समझ लो। जैसे जैविक रूप में कैसे रखा कि जो दास है, दास है, तो जैसे कोई एक शासन की बॉडी संरचना है, शासन की बॉडी संरचना है,
उसमें किस प्रकार का मतलब एक मालिक होता है और एक दास होता है, तभी तो काम चलेगा। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, बिना दास के मालिक काम कर ही नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता है। क्योंकि मालिक लेकिन संचालन करेगा, क्योंकि ये विवेक से युक्त है, विवेक से युक्त है, जबकि ये विवेक से रहित है, ये विवेक से रहित है। आप समझ सकते हो, तो ये विवेक से रहित है जबकि ये विवेक से युक्त है मालिक। तो इन्होंने यही कहा कि जैविक में कि जो मनुष्य है, जो मनुष्य या दास है, तो उसके अपने एक कुछ उद्देश्य होते हैं, तो वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये विवेक की जरूरत होती है, तो विवेक से मालिक संचालन करेगा, दास उनको पूर्ण करेगा। राइट। तो इसमें जैसे इस प्रकार की बॉडी जो होती है, बॉडी का एक आंतरिक विभाग होता है। क्या होता है? आंतरिक भाग होता है, एक बाहरी भाग होता है। आंतरिक भाग में अगर देखा जाए तो आंतरिक भाग में आप देखोगे जैसे कि हृदय हुआ, गुर्दा हुए, जैसे ब्लड, ये क्या करते हैं? ब्लड को संचालन करते हैं। ये क्या है? हृदय, गुर्दा, ब्लड, ये आंतरिक भाग है। बाहरी भाग में अगर देखोगे जैसे हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक, ये रखे, तो जैसे आप समझ सकते हो कि हाथ पैर जो होते हैं वो बिना बिना आंतरिक भाग के नहीं चल सकते। रीजन, हाथ पैर जो होते हैं तो इनके अंदर जो ब्लड का जो संचालन होता है, जो ब्लड का संचालन होता है, वो एक्चुअली में किससे होता है? हृदय से होता है। वहाँ गुर्दा जो होते हैं उसमें जो एक धड़कन है उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक, हृदय जो है वो भी ब्लड को संचालित करता है, छलन करता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो हाथ पैर होते हैं, जहाँ इनमें अंदर इनके जो खून बह रहा है, प्रवाहित कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर जो उपस्थित है हृदय, गुर्दा, इनसे होता है। ओके, तो उसी प्रकार से दास जो है वो एक आंतरिक हिस्सा है, वो एक क्या है? आंतरिक हिस्सा है। क्योंकि बिना दास के मालिक नहीं चल सकता, बिना दास के मालिक नहीं चल सकता। इसलिए ये जो दास है, ये जो दास है वो आंतरिक है, एक एक मालिक का आंतरिक भाग है दास। ठीक, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। और जो मालिक है वो क्या है? बाहरी चीज है। तो इन्होंने दास को व्यवहार जैविक रूप में रखा। ठीक, आंतरिक व्यवहारिक रूप में तो आप समझ सकते हो कि एक जैविक रूप में रखा, दूसरा व्यवहारिक रूप में रखा। व्यवहारिक रूप में कैसा रखा कि जो दास है उसका जो व्यवहार रहेगा, उसका जो व्यवहार रहेगा वो किसके अंतर्गत रहेगा? वो रहेगा मालिक के अंतर्गत। ओके, और मालिक के ही क्या है? इसे विवेक से युक्त बनाएगा। यानी कि मालिक क्या है? विवेक से भरपूर है। तो जब मालिक विवेक से पूर्ण है और दास विवेक से रहित है, तो जब दास उसके नीचे रहेगा, काम करेगा उसके अंदर में, तो निश्चित तौर पर वो दास विवेक युक्त बन जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से जो दास है वो प्राकृतिक है, और वो भी अपने जीवन यापन करने के लिए नैतिक सदोड़ी बन सकता है। दास को इन्होंने प्राकृतिक माना, लेकिन दास को इन्होंने देखा जाए, एक बात समझो, दास को इन्होंने प्राकृतिक तो माना था, लेकिन ये दास बाध्यकारी नहीं था। ये बात याद रखना, बाध्यकारी का मतलब ये हुआ कि अगर ये नैतिक सदगुणी बन जाता है, यानी मालिक के नीचे रहते रहते ये नैतिक सदगुणी बन जाता है, तो ये दास नहीं रहेगा। ये दास नहीं रहेगा, ये भी मालिक बन सकता है, ये भी मालिक बन सकता है। लेकिन इन्होंने दास को विवेक रहित माना। अगर जिसके अंदर विवेक नहीं है वो दास बनेगा, और जिसके अंदर विवेक आ गया वो दास से मालिक बन जाएगा। इन्होंने इस प्रकार के विचार दिए हैं। तो जिस प्रकार जैविक और व्यवहारिक बातें कही हैं, तो दास निश्चित होना चाहिए। प्राकृतिक विषमता है तो उसके अंदर दास रहना चाहिए, और ये जो दास है वो मालिक के अंडर में ही विवेक को सीखेगा, अपना विकास करेगा। अपने विवेक का विकास किसके अंडर करेगा? मालिक के अंडर। तो इन्होंने दास के संबंध में जो बातें कही हैं, आप ये चीजें समझ सकते हैं। जिस प्रकार से अगर आप दार्शनिक में ले, फिलोसफी में थोड़ा समझ लो। देखो, पहले मैंने आपको दास को जैविक रूप में समझाया, फिर आपको समझाया व्यवहारिक रूप में, अब उसको थोड़ा फिलोसफी में समझ लो, दार्शनिक रूप में। दार्शनिक रूप में समझते हैं तो इसमें आप जानते हो कि जैसे दार्शनिक रूप में शारीरिक, एक शारीरिक में शारीरिक और क्षमतावान। क्षमतावान कैसे देखें? दार्शनिक रूप में क्षमतावान और शारीरिक, वो कौन है? दास है।
क्यों? व्यक्ति मेहनत करता है, दास जो है वो कितना मेहनत करता है, सामान को इधर से उधर ले जाना, हर मालिक की बात मानना, सब कुछ काम करता है। तो वो दास है, वो कैसा शारीरिक रूप से क्षमतावान है, उसके अंदर एप्टीट्यूड है, काफी क्षमता है, कार्य करने की गुणवत्ता है, क्षमता है, तो वो एक दास है। और जो भौतिक है, भौतिक युक्त व्यक्ति है, जैसे मास्टर, मास्टर को भौतिक युक्त कैसे माना, थोड़ा समझना है यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे शारीरिक क्षमतावान भी एक भौतिक युक्त भी मैंने आपको बोला है। तो वो भौतिक युक्त कैसे है, मनुष्य भौतिक युक्त कैसे है, क्योंकि ये ये जो व्यक्ति होता है, एक मिनट, ये जो व्यक्ति होता है, ये व्यक्ति देखा जाए तो भौतिक युक्त मास्टर होता है, तो इसकी वजह से ये व्यक्ति 100% इसके अंडर में ही काम करेगा। एक मिनट रुको, थोड़ा फोन आ गया था। चलिए, ये जो है व्यक्ति, देखो दार्शनिक में हमने आपको बताया क्षमतावान शारीरिक, क्योंकि दास जो होता है वो शारीरिक और क्षमता युक्त होता है, क्योंकि वो जो काम करता है, मेहनत करता है, इसलिए वो निश्चित तौर पर दास है। क्योंकि भौतिक युक्त जो मास्टर है, ये भी क्या है, एक क्षमतावान है। ये कैसा है, क्षमतावान है। तो क्योंकि ये क्षमतावान क्यों है, क्योंकि हर मनुष्य की एक अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। हर मनुष्य की क्या है, एक अपनी आवश्यकता पूर्ति है, वो है पदार्थ के रूप में। थोड़ा समझना है यहाँ पे, पदार्थ के रूप में क्यों, क्योंकि भौतिक युक्त मास्टर है, भौतिक मास्टर है, लेकिन ये दार्शनिक भी तो है, क्योंकि ये दार्शनिक इसलिए है जिसके अंदर विवेक है। चलिए ठीक, ये विवेक है। और भौतिक तो इसलिए है क्योंकि इसके पास संपत्ति है, इसके पास संपत्ति है, जबकि ये शारीरिक है, ये संपत्ति से भौतिक युक्त है। मनुष्य जो है वो भौतिक से संपत्ति युक्त है, जो विवेक से युक्त है, पदार्थों से युक्त है, पदार्थ एक संपत्ति के रूप में रखा है इन्होंने। लेकिन ये क्षमतावान शारीरिक, ये दास है, इसके पास संपत्ति नहीं है, क्योंकि इसके पास संपत्ति है। तो आप भौतिक युक्त मास्टर को इस प्रकार समझ सकते हो कि इसके पास संपत्ति है और ये एक दार्शनिक भी है, जबकि शारीरिक क्षमतावान व्यक्ति कौन है, वो दास है। और जो विवेक सीखेगा किसके अंडर में, एक अपने मालिक के अंदर में। तो आप ये चीजें समझ सकते हो स्पष्ट रूप से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दास के विषय में इन्होंने यही थोड़ा अपना एक व्यवस्थित विचार दिए हैं, और उन्होंने यही कहा है कि अगर दास अगर विवेक से युक्त हो जाता है, मनुष्य अपने मालिक के अंडर में रहकर विवेक को प्राप्त कर लेता है, तो दास को छोड़ दिया जाएगा, ऐसे इन्होंने बात में कही। चलिए, तो मुझे लगता है कि क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसके आगे का जो सेगमेंट रहेगा उसमें हम बताएंगे शासन संबंधी विचार, यानी कि अरस्तु के शासन से संबंधित क्या विचार थे। उन्होंने लोकतांत्रिक माना कि राजतंत्र को माना, कि पॉलिटी को माना, डेमोक्रेसी को माना, या दोनों का इनका एक मध्यम मार्ग देते हुए विचार सिद्धांत को प्रतिपादित किया, इस बारे में हम आगे लेक्चर में समझते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एक दो तीन बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा।